बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरीपुर के मनाजिर है वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरीपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे। तो इनके पास इसका हल ही कोई नहीं है। पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई नहीं कि आप पाकिस्तान को बंद करें। अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबोगरीब सूरत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। इस सूरत को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अरसा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पर कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खास तौर पे हजारा में, एबटाबाद में, हरीपुर में। और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाजरीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान आ गया। यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वही तो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं,
और ये तजवीज बाकायदा ज़ेरे गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए 25 साल। देखिए, इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला, लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाएंगे। जिन्होंने 2024 में वोट डाला वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे। और ये लाखों की तादाद में नौजवान होंगे जो 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने वोट डाल दिया था, लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते, तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस करता हूं। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया था? बताएं ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह हैं, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस के उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक जमात भी नहीं पढ़े हुए, जो कभी स्कूल में नहीं गए, तो वो तो मंशूर पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके वोट खत्म कर दिए जाएं क्योंकि ये मंशूर नहीं पढ़ सकते, चाहे उनकी उम्र 40 साल या 50 साल हो? तो ये जो बूमर्स है ना, जितने भी ये नौजवानों से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये मैदान से भागने वाली बात है। जब मुकाबला ना करो तो मैदान से ही भाग जाओ। यानी जिसका मुकाबला आप नहीं कर सक रहे, आप कहिए इसके साथ खेलना ही नहीं हमने, इसको वैसे ही मैदान से बाहर निकाल दो। तो क्योंकि ये नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और उनके शऊर को फेस नहीं कर पा रहे, लिहाजा तरीकाकार ये निकाला है कि इनको ही बाहर निकाल दो, हम इनके बगैर मैच खेलेंगे। ये नौजवान आपको मैच खेलने ही नहीं देंगे, ये आपकी वोट दुर्गत बनाएंगे कि आपको लग पता जाएगा। अपने घर में झांकिए, 18 साल, 16 साल, 17 साल, 19 साल के बच्चों से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि सियासी शऊर क्या होता है। यहां बरतानिया में ये नया कानून लेकर आ रहे हैं, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हम 18 साल से वोटर की उम्र 16 साल करने जा रहे हैं, क्योंकि नौजवानों में बहुत शऊर है। हम चाहते हैं कि नौजवान वोट डालें और वो हुकूमत बनाने में अपना रोल प्ले करें, क्योंकि इनके अंदर बड़ी एनर्जी है। यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें, और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि कैदी जी, जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ैच के जरिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके जरिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ैच साहब उन्हें धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते हैं। माफ़ी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, आप बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोज़ा रख लें। लेकिन इमरान खान ने यू टर्न लिया IMF के पास जाने के मामले में, एक दो और मामलात में भी लिए। लेकिन वो जो यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए वो उन्होंने कौम के लिए लिए थे उस वक्त और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे थे। लेकिन इमरान खान एक बात और भी कहता था जो सुहेल वड़ैच साहब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न ले सकता हूं, लेकिन अपने मकसद पर यू टर्न नहीं ले सकता।
अब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो हकीकी आज़ादी है वो पाकिस्तानी कौम को दिलवानी है, ये उनका मकसद है। इस तक पहुंचने के लिए तो वो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन इस मकसद से क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? होगा क्या अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं? देखें, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ को इस बात का पता है, उसकी बेटी को भी पता है कि अब वो इमरान खान जितने मकबूल कभी नहीं हो सकते, ना कभी माजी में रहे, ना आइंदा कभी हो सकते हैं। तो उन्हें एक बात का आइडिया है कि हम तो वहां नहीं पहुंच सकते, उसको नीचे खींचो। इमरान खान से कोई ना कोई माफ़ी मुफी मंगवाओ, कोई एक आधा कागज़ का टुकड़ा हमारे पास हो, इसको लेकर हम दुनिया को बताएं जनाब हम भी वैसे इतने बुरे हैं और इमरान खान भी वैसे ही है। अगर हम बुज़दिल हैं तो इमरान खान भी दिलेर नहीं है। अब ये वो सारी कहानियां आवाम को सुनाने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए इमरान खान को नीचे खींचना चाहते हैं। खुद तो ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने हल यह निकाला कि इमरान खान को नीचे ले आए। अगर इमरान खान ने माफ़ी मांग भी नहीं तो ये सच्चे दिल से माफ़ी क्या होती है, यानी इसका पैमाना क्या है? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैसे पता चलेगा कि ये जो माफ़ी मांगी है ये सच्चे दिल से है या नहीं है? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या बावजू होकर कोई ख़ास तरीक़ाकार करके, कोई सच्चे दिल से खुशू खुजू के साथ, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो माफ़ी मांगी गई है ये सच्चे दिल से माफ़ी मांगी गई है या झूठे दिल से माफ़ी मांगी गई है? एक तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है जो ये बात की जाती है। दूसरा, अगर इमरान खान साहब इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट से हार जाते हैं, फ़र्ज़ करें, तो क्या होगा? होगा ये कि अगले कुछ अरसे तक के लिए, या हो सकता है कि लंबे अरसे तक के लिए, अवाम के अंदर से ये ख्वाहिश या उम्मीद दम तोड़ जाए कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म से बचा जा सकता है। हो सकता है लोगों में ये उम्मीद दम तोड़ जाए और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यही चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम ये सोचना भी बंद कर दे कि किसी दिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने ताबे कर लेंगे। अब इसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा वो तो आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि वो मशवरे दे रहे हैं, साथ धमकियां भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सुहेल वड़ाइच साहब का पुराना तरीक़ाकार है। ये एस्टेब्लिशमेंट के आज की दासी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की आज से गुलामी नहीं कर रहे। ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के मुती हैं, ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के चाहने वाले हैं। यानी हमें तो ये कहते हैं ना लोग कि जनरल बाजवा से या फैज़ से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं लानत भेजता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी कभी फैज़ हमीद को मिला भी नहीं, और जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी इख्तलाफ हो गया। यानी मैंने जनरल बाजवा को उसके मुंह पर कहा था कि जनरल साहब 70 साल आपने चूरन बेचा कौम को कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। अब आप हमें कह रहे हैं कि जाकर हम कौम को ये बताएं कि जनाब भूल जाएं कश्मीर को और इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। ये नहीं होना। फिर मैंने उन्हें कहा, ये जो आपने बनाई तरीके लबैक के बारे में मैंने कहा ये लाहौर से लेके पिंडी तक ये जो आपने खेल खेल दिया है ना, ये आपको किसी दिन पता चल जाएगा जो ये आपके साथ करेंगे। और आप हमें चाहते हैं कि हम जाके इनसे लड़ें, तो आप क्या करेंगे? आपको ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि आपने कौम के साथ ये क्या किया। ये चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी। तो मेरी तो जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई, एक दो मुलाकातें, वो भी इसी तरह की थी, कोई अच्छी मुलाकातें नहीं थी, बदमज़ा वाली थी। जनरल फैज़ से मैं सारी ज़िंदगी मिला ही नहीं। अब आप अंदाज़ा करें कि सुहेल वड़ाइच साहब जो खुद को एक न्यूट्रल सहाफ़ी कहते हैं, ये ज़रा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में क्या कहते थे, ज़रा ये भी आप सुन लें। जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा कि बिलाखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख के तालिब इल्म और तरक्की के ख्वाहां जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस फैसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका, यूरोप और दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर ही चलेगा। अंदाज़ा करें, यही सुहेल वड़ाइच हैं जो जनरल बाजवा की शान में भी कसीदे पढ़ा करते थे और उनके बारे में और क्या कुछ कहा करते थे। यानी इन्होंने, ज़रा ये जुमले आप सुने, आपकी जो है ना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तारीख का शऊर रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ना अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं और ना ही भारत के साथ जंग। सो दुनिया भर के अमन पसंदों के लिए जनरल बाजवा की तकर्री एक खुशखबरी है। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की अफवाहें गर्म थी तब ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने ओहदा नहीं संभाला था, मगर जहां 4 सीनियर तरीन जर्नलों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा है, वहीं जनरल फैज़ हमीद जैसा आयरन मैन जनरल बाजवा की मावनत जारी रखेगा और जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 साला मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के बाद अगर वो अगले आर्मी चीफ के लिए सबसे ताकतवर उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अब फैज़ हमीद जो है वो अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं
उसके अलावा और भी तारीफें की, तरह ये भी सुने आप। आगे वो कहते हैं कि जनरल फैज हमीद 4 सीनियर तरीन जर्नैलों में शामिल होंगे और अगर उन्हें भी इसी तरह 6 साल यानी 2028 तक बतौर अगले आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ अपनी पॉलिसी तसलसल से जारी रखने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान भी मलेशिया, हांगकांग और चीन के मॉडल की तरफ फायदा उठाकर और तरक्की करके 12 साल गुजारकर नई मंजिलों की तरफ गामजन हो चुका होगा। यानी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना बन जाएगा, मलेशिया बन जाएगा, हांगकांग बन जाएगा। अगर जनरल बाजवा ने ये 3 साल निकाल दिए, उसके बाद जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाया गया और उसने भी 6 साल निकाल दिए, तो पाकिस्तान हांगकांग बन जाएगा। कमाल कर देगा पाकिस्तान, तरक्की का पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन मॉडल पाकिस्तान तरक्की का अपना लेगा। ये जो कल कहानी सुना रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब की कि इनके पास 10 साल मनसूबा है, 5 साल मनसूबा है। अब ये कह रहे थे कि जनरल अयूब ने पायदार तरक्की, मुआशी तसलसल और सियासी इस्तेहकाम का 10 साल मॉडल बनाया और फिर इसे चलाया, डैम बनाए और पाकिस्तान को मलेशिया और जनूबी कोरिया की सतह पर ले जाने ही वाले थे कि अदम इस्तेहकाम हो गया, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। ये शख्स बहुत पुराना जर्नैलों का मोती है, बहुत पुराना जर्नैलों के साथ खुशामद करने वाला है। मैं सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी डिक्टेटर आता है परवेज मुशर्रफ से लेकर अब तक, सुहेल वड़ाइच साहब ने दबा के इनकी तारीफें की और इनकी गेम उठाई है और इनके कसीदे पढ़े और फिर वक्त आने पे ये इनकलाबी भी बन जाते हैं। कॉलम में 2 लाइनें शामिल करके ये इनकलाब के अंदर अपना नाम भी लिखवा लेते हैं। इस आदमी ने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया का ट्रेवल किया है अपने सहाफ़ी होने का फायदा उठाकर। बहुत ट्रेवल किया है दुनिया का, मौजा ही मौजा। कभी एक छोटी सी कुर्बानी भी इन्होंने नहीं दी, कभी भी। जमहूरियत की खातिर हो जाए, सहाफत की खातिर हो जाए, इंसानियत की खातिर हो जाए, तो इन्होंने अपनी मौज मस्ती में जिंदगी गुजारी और इन्हें यह लगता है कि मौज मस्ती ही जिंदगी है। यानी इमरान खान जो कुर्बानी दे रहा है उन्हें लगता है कि तो बेवकूफ़ी है। हर वो आदमी जो सुहेल वड़ाइच जैसी जिंदगी गुजारेगा, हर उस आदमी को इमरान खान जैसी जिंदगी गुजारने वाला आदमी बेवकूफ़ और पागल ही लगेगा। वो ये कहेगा कि यार कुर्बानी देने की क्या जरूरत है, लाइफ एंजॉय करो, जाओ वर्ल्ड टूर करो, फलां जगह पे जाओ, लोग टिकट देंगे, आप यहां जाओ, आप वहां जाओ, आप ये एंजॉय करो, तो मजे करो आप दुनिया भर की। और क्या जरूरत है कुर्बानी देने की, क्या जरूरत है मार खाने की, क्या जरूरत है टक्कर लेने की। लेकिन ये लोग तारीख में अपना नाम नहीं लिख पाते। आज सुहेल वड़ाइच साहब को लोग इसलिए जानते हैं कि वो इमरान खान का तस्करा कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच लिख दे कुछ और कॉलम, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा। तो इनको अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए भी उन्हीं लोगों का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है जिन लोगों को ये अपने से बेवकूफ़ समझते हैं। इमरान खान तारीख लिख रहा है और सुहेल वड़ाइच साहब सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके कॉलम लिख रहे हैं। जो सवालात आर्मी चीफ से पूछने चाहिए थे वो तो पूछे नहीं। पूछना चाहिए था कि आपने 2024 के इंतखाबात में धांधली क्यों करवाई। पूछना चाहिए था कि आपने जाली फॉर्म 47 जारी क्यों करवाए। पूछना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान क्यों छीना। पूछना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, शायरों को, सहाफ़ियों को, बाकी लोगों को जबरी तौर पे लापता क्यों किया। पूछना चाहिए था कि MNAs को अगवा क्यों किया गया। पूछना चाहिए था कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक क्यों किया गया। यानी वो जो सारी चीज़ें पूछी जानी चाहिए थी आर्मी चीफ से कि जनाब इनका जवाब दें जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बजाय वो पूछने के उनके बिहाफ पे आकर धमकियां लगा रहे हैं और बता रहे हैं। अब उल्टा काम हो गया। हुआ ये है कि सुहेल वड़ाइच से जो कॉलम लिखवाया गया उसने इमरान खान साहब को एक क्लीन चिट दी है। यानी वो कॉलम ये बता रहा है कि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया,